नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ये पेपर जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो आज एग्जाम हुआ है 28 अक्टूबर को, जिसे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके हम प्रथम शिफ्ट का जो पेपर है इसका डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी उत्तर कुंजी लेकर के आए हैं। इस उत्तर कुंजी को लाने का एक उद्देश्य यह है कि आप सभी लोगों ने जिन भी प्रश्नों के उत्तर किए हैं उनका वास्तविक उत्तर क्या है ये आप सभी लोगों को पता चल जाए, जिससे कि आप में यह निश्चितता हो सके कि आपने कितने सवाल सही किए हैं और कितने सवाल गलत किए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको बिना किसी देरी के। ठीक है, इसका जो पहला सवाल ये है दोस्तों, इसमें पहली बात तो ये है सवालों के क्रमों को परिवर्तित किया गया है और उसमें भी दूसरी बात यह है कि इनके जो ऑप्शंस हैं इनको भी परिवर्तित किया गया है। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम सबसे पहले सवालों को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके सही उत्तर को पढ़ेंगे। आप उनको नाम को देख करके ही अपने उसमें टिक करिएगा। ठीक है, चलिए अपने पहले सवाल को देख लेते हैं। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था? तो कौन सा बन गया था? वो बन गया था पूना। ठीक है, पुणे जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, किसको? महावीर स्वामी को जो है जिन के नाम से जाना जाने लगा। जिन का अर्थ क्या होता है? जिन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य जो 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद का उल्लेख किया गया है? तो कौन सी नदियों के बारे में बात की गई है? तो ये ब्यास और सतलुज। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन जो है ब्यास और सतलुज, ये उसका सही उत्तर है। हमारा 5वां सवाल जो है 1722 में रिक्त स्थान किसकी सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह को दी गई है? तो किसकी दी गई है? तो ये मालवा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा मालवा की जो सूबेदारी है सवाई राजा जय सिंह को दी गई थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था अब्दुल निस्तार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन जो है अब्दुल निस्तार के द्वारा ये चीज़ें कही गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? ध्यान रखिएगा कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया गया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो कहाँ के अधिवेशन में किया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में किया था। ध्यान रखिएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? ठीक है, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? तो उनका नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ध्यान रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल जो है 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय रिक्त स्थान कहाँ पर था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए 11वां नंबर सवाल देख लेते हैं। सिरुई या सिरोए, कुमुदनी या लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी या लिली है? तो कहाँ पर पाई जाती है ये? तो ये पाई जाती है मणिपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा मणिपुर में। चलिए 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। उड़िया पठार जो है उड़िया पठार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है उड़िया पठार? तो ये अवस्थित है राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा उड़िया पठार कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो किस मानसून के कारण तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है रोजी पिंक यानी कि गुलाबी ग्रेनाइट पाया जाता है। ठीक है, इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च जो है भारत के निम्नलिखित राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में है, यानी कि किसकी बात की जा रही है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो कहाँ पर है ये? तो यह है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए 16वां नंबर सवाल देखते हैं। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? तो कौन मंजूरी देता है? तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है ये इसको मंजूरी देती है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही होगा इसका। सवाल नंबर 17 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देता है? कौन देता है? तो ये देता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है काम करने के अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देता है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 18वां नंबर सवाल, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए? तो ये बागवानी के लिए। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 19, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में। चलिए 20 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये नाबार्ड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड नहीं होगा इसमें, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए हैं? तो किस धारा के तहत बनाए हैं? तो ये बनाए हैं धारा नंबर 100 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 22 क्या है? एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो एक इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? 6 महीने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 23 क्या है? उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो केंद्र शासित प्रदेश है उस पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय का। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दिसंबर 1992 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 25 नंबर सवाल क्या है? वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक को प्रस्तावित किया गया था? तो कौन सा? बिल ऑफ राइट्स को यानी कि अधिकारों का जो बिल है इसको प्रस्तावित किया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए 26वां नंबर सवाल देख लेते हैं। स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ये है, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें स्वर रज्जु होते हैं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है किस प्रकार का कोलाइड है? तो ये है सोल टाइप का ये कोलाइड है, ध्यान रखिएगा आप, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो कौन है? तो ये होता है, एक जहरीली शराब होती है, इसे मेथेनॉल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? ठीक है, बौना ग्रह किसको कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होगा, ये प्लूटो को कहा जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ध्यान रखिएगा, बिछुआ या नेटल की जो पत्तियां होती हैं उनके चुभने वाले जो बाल होते हैं उनमें कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, मेथेनोइक अम्ल। चलिए 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये जो सवाल है ये मैथ का है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग जो था वो 6 का था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 का हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 पर आ गया। अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत होगी? तो ठीक है, इसका जो ऑप्शन है उसमें देख लेते हैं, इसका कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो है 6.75 के औसत की ज़रूरत होगी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है 6.75 के औसत की ज़रूरत होगी। 32 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अवरोही क्रम की बात की जा रही है, कौन सा अवरोही क्रम में है? ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 32 में? तो ये सही हो जाएगा 9/13, 11/17 और 5/8। सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो मैथ का है, इनको देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल में जैसे ये जो सवाल आप अपने में मिलाइएगा 0.081 बटा 0.064, इस वाले सवाल में कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा 33 नंबर में? तो यह सही उत्तर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा 0.34। ठीक है, ये इसका वर्गमूल है। ठीक है, 34 नंबर सवाल में 8 की पावर -1 -9 की पावर -1 की होल पावर -1 वाला जो सवाल है इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा 34 वाले में? तो इसमें आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? इसमें जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर है वो 32,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है इस कौन सा विकल्प जो है जो इसका जो युग्म है विलोम का वो सही नहीं है। तो डावाडोल का अस्थिर, इसका बी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए इसमें ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, होनहार वीरवान, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? इसका जो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा होती है बचपन में ही दिखाई दे जाती है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सभी शब्द जो हैं पुल्लिंग हैं? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द पुल्लिंग माने गए हैं? तो कौन सा है? तो 38 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह जो है ये तीनों शब्द जो है पुल्लिंग के हैं, माने गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध वाक्य है? तो इसमें रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देख लेते हैं। कलम के जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 40 नंबर में क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी को, रामवृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो अंग्रेजी से दिए गए हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। चूज द एंटोनिम्स, ध्यान रखिएगा, चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, मतलब दिए गए ऑप्शनों में से आपको एंटोनिम्स का चयन करना है। जो एक सेंटेंस दिया गया है उसमें अंडरलाइंड किया गया जो वर्ड है उसका आपको एंटोनिम्स ढूंढना है। ठीक है, ही इज़ वेरी फेस्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। ठीक है, इसमें फेस्टिडियस का जो है आपको एंटोनिम्स खोजना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक केयरलेस और
इंडिस्क्रीट भी, ये भी लगभग समानार्थी हैं। तो इसमें सी और डी दोनों ऑप्शन सही होने के चांस हैं। तो आप लोग इसको गोला कर लीजिएगा, इसमें सी ऑप्शन लगाइएगा, लेकिन इसके डी ऑप्शन भी सही होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई एम द पर्सन हु इज, ध्यान रखिएगा, आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज वाला सही होगा। 43 नंबर सवाल जो है उसको देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, कौन सी स्पेलिंग जो है वो इनकरेक्ट है। तो एनिवर्सरी की जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है, इसमें डबल एन आता है, आप सभी को पता होगा एनिवर्सरी में। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो इंग्लिश का जो पैसेज दिया गया है, इससे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं, तो आप इस पैसेज को मिला लीजिए। इंडिया इज मार्क्ड बाई अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। इस वाले पैसेज को आप मिला लीजिएगा। इसके आधार पर जो भी सवाल पूछे गए हैं मैं उनको आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। इसमें जो 44 नंबर सवाल है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पर, तो ये हिमाद्री रेंज में स्थित है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कहाँ पर स्थित है, तो हिमाद्री रेंज में स्थित है इस पैराग्राफ के अनुसार। चलिए 45 नंबर सवाल देख लेते हैं। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एलुवियल डिपॉजिट, ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन में जो है एलुवियल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अपना 46 नंबर सवाल देख लेते हैं। 46 नंबर सवाल में दोस्तों कई सारे सिंबल्स को अलग अलग सिंबल्स से दर्शाया गया है और उसके आधार पर इस सवाल को दिया गया है। ठीक है, आप 46 नंबर में इस सवाल को आप मिला लीजिएगा, उसके आधार पर मैं आपको इसमें सही उत्तर बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है वो 58 है, ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। चलिए 47 नंबर सवाल देख लेते हैं। संख्याओं के दिए गए क्रम में गलत जो संख्या है वो उसको ज्ञात करना है आपको। तो इसमें गलत संख्या कौन सी है, वो है 634। ठीक है, ये सीरीज है 582, 605, 588, 611, 634 और 617। और ये जो 600 की ये जो सीरीज़ दी गई है इसमें 634 नंबर जो है ये गलत दिया गया है। ठीक है, इस सीरीज़ के अनुसार नहीं है। 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था, आपसे दिन पूछा गया है, कैलेंडर का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। तो इसमें कौन सा होगा 48 नंबर में, तो इसमें होगा बुधवार। ठीक है, ध्यान रखिएगा 17 जून 1998 को बुधवार था। चलिए 49 नंबर सवाल देख लेते हैं। दोस्तों ब्लड रिलेशन से संबंधित ये जो सवाल पूछा गया है आप इसको अपने उसमें मिला लीजिएगा। यदि a + b का अर्थ है कि a b की माँ है, इस वाले सवाल को आप मिला लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर है p - m + n × q, ये वाला जो है डी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, p - m + n × q। ठीक है, चलिए 50 नंबर सवाल देख लेते हैं। ये कथन और निष्कर्ष पर आधारित ये सवाल पूछा गया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, यानी कि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो इसमें दिया गया है आपको वही सही मान लेना है। ठीक है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा या से सामान्य ज्ञात तथ्यों को नज़रअंदाज करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। ठीक है, अनुसरण करते हैं ये पूछा गया है। अब इसमें स्टेटमेंट क्या है, सभी डंडे बंदूकें हैं और कुछ नावें डंडे नहीं हैं। इनके आधार पर और कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो इसमें आपको बताना है। इसमें यदि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये 2018। इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 2018 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला
पहला सदस्य बन गया है। तो कौन बन गया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसका पहला सदस्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा इसका। गुरुग्राम स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है? तो किसको सौंपी है? 53 नंबर सवाल में कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्राजील को। ध्यान रखिएगा, ब्राजील को सौंपी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड ई-पास अनुरोध करने के लिए अनुमति देता है? तो कौन सा है इसमें? सुस्वागतम। ये बी ऑप्शन जो है सुस्वागतम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया है। NCAP का जो है फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें NCAP का फुल फॉर्म क्या होगा? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम जो है, बी ऑप्शन इसका सही होगा, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक है, NCAP का फुल फॉर्म होगा। अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? तो किस क्षेत्र में? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत और अमेरिका के मध्य जो है टास्क फोर्स की स्थापना की गई है व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए 57 नंबर सवाल देख लेते हैं, क्या कहा गया है इसमें। विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो किस देश में शुरू किया जाएगा? यह शुरू किया जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका जो है इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। ए ऑप्शन सही होगा इसका। 58 नंबर सवाल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? ठीक है, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो है इसमें महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? तो 58 में कौन सा सही हो जाएगा? 58 में सही होगा, आवेदन के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी को 21 वर्ष, ठीक है, पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, 60 वर्ष से कम वाला इसमें मिला के मानिएगा ये सही होगा। ठीक है, चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता है। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? ठीक है, किसको बचाने के लिए है? तो हाथी को बचाने के लिए है। ध्यान रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? तो वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का इसका नाम क्या है? 60 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? तो त्रिशूल। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में त्रिशूल जो है भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के द्वारा शुरू किया गया वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। आप सभी को पता है मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में अवस्थित है। चलिए 62 नंबर सवाल देखते हैं। तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर, जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था काकतीय राजवंश के। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो किसके तहत? तो अनुच्छेद 75 के तहत किया जाता है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम्बलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? तो ये कहाँ पर? 64 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? तो ये केरल में। ध्यान रखिएगा, कुथु भारत
कि केरल में कुथुबल्लम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है। ठीक है, 65 नंबर सवाल का उत्तर क्या है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन में कितने सदस्य हैं? तो इसमें कितने सदस्य हैं 66 नंबर में? तो इसमें होगा 193। ठीक है, ध्यान रखिएगा। OPCW जो है एक ग्रुप है जो रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन है, इसमें 193 देश सदस्य राष्ट्र हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दिवेही। ध्यान रखिएगा, मालदीव की आधिकारिक भाषा कौन सी है? दिवेही। पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये बोत्सवाना की है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। पेरुंगदई कोंगुवेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? तो किस साहित्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है तमिल साहित्य से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तमिल साहित्य से। सवाल नंबर 70 देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया है? तो किसका? अशोक चक्र का जो वर्ग नंबर 3 है, इसका नाम परिवर्तित करके शौर्य चक्र कर दिया गया है। ठीक है, ये पहले वीरता पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब जो है गद्यांश से जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, ये गद्यांश पढ़ने में टाइम तो ज़्यादा लगेगा और इसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोग इसे थोड़ा सा मिला लीजिए। मैं किस गद्यांश की बात कर रहा हूँ? समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा। आपसे हम इस पैराग्राफ से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं इनके उत्तर बता रहे हैं, आपको इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, इसके आधार पर जो सवाल पूछा गया है वो ये है, तो हमारे देश में जो है समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी जो योजनाएं हैं उनसे वंचित वर्ग कौन सा है? तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का जो वर्ग है ये वंचित वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, 71 का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। 72 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? तो वस्तु एवं सेवाओं का जो उपभोग करने वाला उपभोक्ता समूह है वह शोषण का शिकार होता है इस पैराग्राफ के अनुसार। समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? समाज का जो मध्यम वर्ग है उसकी कौन सी समस्या है इस पैराग्राफ के अनुसार? तो जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 73 में कौन सा सही हो जाएगा? जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा का जो खतरा होता है ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 74 नंबर सवाल देख लेते हैं। समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है इसके लिए 74 में? इसमें ए राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसके लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन सही होगा इसका। शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित हैं और किस प्रत्यय से मिलकर बने हुए हैं? ठीक है, तो ये इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा। विशेषण और विशेषण शब्द, ठीक है, ये शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो है विशेषण शब्द हैं और ये इक प्रत्यय से जो है मिलकर बने हुए हैं। सी ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए दूसरे पैसेज से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। दूसरा पैसेज कौन सा है? भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया है। हम इस वाले पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, इसको आप मिला लीजिएगा। इसके आधार पर जो भी सवाल पूछे गए हैं मैं उनके उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आधार पर जो सवाल पूछा गया है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय पे क्या विचार है? इसका जो इस पैराग्राफ के अनुसार सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय मान रहे हैं। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं?
क्या कारण है कि जो विभिन्न स्थलों पर लोग जो है भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं? इसका जो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि को देख कर जो है लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। भीख ना देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लेखक जो है पैराग्राफ में पैसे देने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। 79 नंबर का जो सवाल है, दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तो 79 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें द्वंद्व और तत्पुरुष समास, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? खानदानी भिखारी में इस वाले में कौन सा सही हो जाएगा? जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी और पीढ़ियों से निश्चित है, यानी कि उनके दादा परदादा भी उसी जगह पर भीख मांगते थे और आज उनके बच्चे भी जो है उसी जगह पर भीख मांग रहे हैं। ये खानदानी भिखारी के संबंध में ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैथ से संबंधित जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। इसमें जो है एक लाइन ग्राफ दिया गया है डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट में, ठीक है। इसमें 2020, 21 और 22 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 स्टोर से जूते की बिक्री को दिखाया गया है। इसके संबंध में जो भी सवाल पूछे गए हैं आप इसको अपने प्रश्न पत्र से मिला लीजिएगा। इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ और इसके आधार पर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको मैं आपको सही उत्तर बता दे रहा हूँ, ठीक है। 81 नंबर सवाल में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो है 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल के जो स्टोर है उसकी कुल बिक्री से अनुपात क्या है, ठीक है। इसमें अनुपात पूछा गया है, तो इसमें 81 में कौन सा सही हो जाएगा? तो 190/325, ठीक है, 190/325 जो है इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर सवाल में कौन सा सही होगा उत्तर? गया स्टोर पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर जूतों की कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो इसमें 82 में कौन सा सही हो जाएगा? 80.51, ठीक है, ध्यान रखिएगा 80.51, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की बिक्री की औसत बिक्री है? तो इससे कौन सा सही हो जाएगा? 83 नंबर में इसमें जो है 129.03%, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए 84 नंबर सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों के जूतों की औसत बिक्री वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोरों की जूतों की औसत बिक्री का अनुपात क्या है? 84 नंबर में सवाल ये पूछा गया है। इसमें कौन सा है? तो 24/43, ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 84 नंबर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है 85 में? तो 85 में हो जाएगा 1650, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1650, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 86 से 90 तक के जो सवाल पूछे गए हैं ये दूसरे पाई चार्ट का जो सवाल पूछा गया है उससे संबंधित है। मैं इस सवाल की बात कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, इस वाले पाई चार्ट की बात कर रहा हूँ। इससे संबंधित जो सवाल पूछे गए हैं उनके मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। 86 नंबर सवाल में कौन सा सही हो जाएगा? यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय क्या हो जाएगा? तो अनुमानित समय क्या हो जाएगा इसका 86 नंबर में? ये हो जाएगा 6.67 मिनट, ठीक है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल देख लेते हैं। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग के अनुपात को ज्ञात करना है। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा 87 में?
87 में आपका सही हो जाएगा 7.9 का जो अनुपात है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा इसका। सवाल नंबर 88, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने के लिए लिया गया समय पाइप ए डी ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय के लगभग कितने मिनट से अधिक है। ठीक है, कितने मिनट अधिक है ये सवाल पूछा गया। तो इसमें 88 में कौन सा सही हो जाएगा, तो 88 में सही होगा 1.67 मिनट। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल देख लेते हैं। पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू एस और टी एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से क्या अनुपात होगा इसका। तो इसमें 89 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें 14:11, डी ऑप्शन जो है 14:11 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देख लेते हैं। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात करना है। तो कितने समय में जो है पूरा टैंक खाली हो जाएगा, तो 90 में कौन सा सही होगा, तो 8 मिनट में जो है पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा वाला जो पाई चार्ट दिया गया है इसके आधार पर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ कि किस पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, किस चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये जो चार्ट है तालिका 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात के संदर्भ में जो भी डाटा दिया गया है उसके आधार पर जो भी सवाल पूछे गए, मैं इस वाले सवाल की बात कर रहा हूँ। आप लोग इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, और इसके आधार पर जो आगे सवाल पूछे गए हैं मैं उनको उत्तर आपको बता देता हूँ। इसमें जो 91 नंबर सवाल है उसका जो उत्तर क्या होगा, वर्ष 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। वर्ष 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की जो औसत खपत क्या है, तो क्या है 91 में, तो हो जाएगा 1680। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1680, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 92, वर्ष 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। वर्ष 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है, तो 92 में कौन सा सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा 2054। ठीक है, इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2054। वर्ष 2020 में 5 देशों के एक साथ निर्यात आयात का अनुपात क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 93 में सही होगा 1:1 आएगा, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। 94 नंबर सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है। प्रतिशत जो वृद्धि है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है, तो 94 में कौन सा हो जाएगा, तो बांग्लादेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा बांग्लादेश में जो है प्रतिशत वृद्धि खपत सबसे अधिक है। ठीक है, 95 नंबर सवाल देख लेते हैं। वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक है, तो किसका है 95 का, तो ये है मालदीव का। ठीक है, आयात खपत सबसे अधिक किसका है, तो ये मालदीव का। दोस्तों एक अन्य जो चार्ट है उसके आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं वो उनको देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ की मैं आपको बात कर रहा हूँ। जो अक्षय के पास 5000 लीटर दूध है, वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ जो है शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका में अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में जो तालिका है वो दर्शाती है, और यह 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को दर्शाती है। इसके आधार पर जो सवाल पूछे गए हैं उनके मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस वाले टेबल की मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने प्रश्न पत्र से इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, इसमें 96 नंबर जो सवाल है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर पूछा गया है, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो 96 में ये 65 लीटर। ठीक है, 65 लीटर का अंतर है इनमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है, 97 में कौन सा हो जाएगा, जो 3:17। ठीक है, 3:17 का जो अनुपात है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
98 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है? तो किसने मिलाया है सबसे कम मात्रा में पानी इसमें 98 में? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ने सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया है, लेकिन ये ऑप्शन ए में है, आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं और नए घोल में दूध की सांद्रता क्या हो जाएगी? इसमें कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? इसमें 83.55 सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 83.55। चलिए आज का अपना आखिरी सवाल देख लेते हैं। 100 नंबर सवाल जो है, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया है? अगर सारे व्यक्तियों द्वारा जो भी पानी की मात्रा मिलाई गई है उनको जोड़ लिया जाए तो कितने लीटर पानी की मात्रा को मिलाया गया है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 456 लीटर। ध्यान रखिएगा 456 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो सटीक उत्तर हैं उनको देख लिया है, और निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे लोगों के सवाल जो हैं इन्हीं उत्तरों के इर्द गिर्द होंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ, नए शिफ्ट के पेपर के साथ। ठीक है दोस्तों, चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे कि आप सभी लोगों को किसी भी नए वीडियो की जो है सूचना सबसे पहले मिल पाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।